हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। लास्ट वीक का एमसीक्यू इन टोटल सब कुछ डिस्कस करना है, ओवरऑल देखना है परफॉर्मेंस दैट आप लोगों ने अभी तक जो भी करंट अफेयर्स देखे हैं। Is that inclined to your preparation? Is that inclined to the questions that are going to be asked in your Assam Public Service Commission or Union Public Service Commission? So let's check out these things, right? But before proceeding to that, let me remind you that dosto admissions are already going on. If you at all want directly to take admissions in our Bhadra S Academy, then you can directly contact onto these number for taking all the relevant informations regarding this. Anyways, चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, दोनों सही है। दूसरा, इट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोज इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, क्या इस नंबर अगर की बात बोली जाती ना तब तो नो डाउट काजीरंगा ही था, बट डेंसिटी की अगर बात की जाए तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये जो बोला गया ना, ये वर्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 100 राइनोसोरस, नहीं नहीं नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट नाउ, डेंसिटी मतलब समझते हैं ना, दैट इज नंबर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नंबर्स ऑफ राइनोज पर यूनिट एरिया अगर देखिएगा वो काजीरंगा में ज़्यादा नहीं है, वो है पोबितोरा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसमें ज़्यादा है। ठीक है, सो अगेन दूसरा वाला ऑप्शन जो है यह रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसके बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी, देखिए क्लियरली का पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनोज की वर्ल्ड में। ठीक है, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ प्रे कैचिंग टेक्निक हैज़ बीन अडॉप्टेड for translocating deers from कोलादेव नेशनल पार्क। दिस टेक्निक इज नेम्ड एज, देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, ये चारों टेक्निक का नाम दिया हुआ है, ल्योरिंग टेक्निक, फनलिंग टेक्निक, डेरो टेक्निक एंड बोमा टेक्निक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोमा टेक्निक। राइट, ये एक अफ्रीकन बेस्ड टेक्निक है जिसके थ्रू बेसिकली इस टाइप से ल्योर किया जाता है एनिमल्स को। ठीक है, और रिसेंटली मुकुंद आपका कोलादेव नेशनल पार्क से भी जो है, राजस्थान से भी ऐसे ही हिरन को पकड़े गए हैं और एक रीजन से दूसरे रीजन विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स जो है ट्रांसलोकेट उनको किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर अंडर निगोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट। अभी आपको पता, इकोनॉमी तो पढ़ ही रहे होंगे शायद पेपर में। ठीक है, तो आपको पता चलेगा दैट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में निगोशिएशंस चल रहे हैं। तो किस टाइप के निगोशिएशंस चल रहे हैं बताइए? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सेपा या सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को सेपा कहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को सेसा कहते हैं। राइट, जिसमें इन दोनों में से जो है ना, ये पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये रिस्पेक्टिवली लेस कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और बताइए हम लोग का ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा चल रहा है? वो है दिस वन, दैट इज डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अर्ली कंक्लूजन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, देख लो सेसा है ना, विल बी सिग्निफिकेंट इन बोस्टिंग बायलैटरल। ये जस्ट न्यूज से बेसिकली दीज थिंग्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। नेक्स्ट इज स्विफ्ट सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, एंड आई डोंट नो व्हाई दैट दिस इज हैविंग ए ह्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑन टू योर पेपर। राइट, सो यह है क्या? रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू डबलिंग द स्पीड ऑफ इंडियन रेलवेज, रॉन्ग। डिलीवरी सिस्टम बाय इंडियन पोस्ट, रॉन्ग। एंड इंटरबैंक मैसेजिंग नेटवर्क, यस एब्सोल्युटली। क्रिप्टो करेंसी, रॉन्ग। ठीक है, सो यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। राइट, सो स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क, जिसके थ्रू, जिसमें रशिया को जो है बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रशिया का जो है एग्रेशन हमें यूक्रेन के ऊपर देखने को मिल रहा है, इसलिए दुनिया ने रशिया को इससे बाहर कर दिया है, जिससे इंडिया और रशिया के बीच में जो है ना, रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचामृत। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ते हैं। इंडिया विल रीच नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2035। ऑलराइट, दूसरा है, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये तो बहुत बार देखते भी है। देखो, कभी भी
कोई चीज़ अगर आप देख रहे होंगे ना, दैट न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे ना, तो ऑब्वियस दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा दैट हाँ यार ये तो सही लग रहा है ना। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जिस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ठीक है, इसको होल्ड में रखो, कोई बात नहीं। पहला वाला मैं ऑप्शन होल्ड में रख रहा हूँ, दूसरा वाला तो क्लियरली हाँ 2030 तक जो है हमारा टारगेट ही है दैट रिन्यूएबल एनर्जी जो 50% तो हम लोग इसी से मीट करेंगे, राइट। तीसरा वाला है इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस ऑफ 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टिल इतना, ओके चलो होल्ड करके रख रहे हैं इसको भी, राइट। बट हाँ मुझे लग रहा है दैट इज ट्रू। बाई 2030 इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई लेस देन 50%, ऑल राइट, इसको भी होल्ड करते हैं। बाई 2070 इंडिया विल अचीव, हाँ चलो ये तो सही है, राइट। 2 और 5 तो बिल्कुल सही है ना, ये तो गारंटी है। तो देखो 2-5 कहाँ है, एक ए ऑप्शन में 2-5 है, एक बी ऑप्शन में 2-5 है, एक 3 ऑप्शन में सी में 2-5 है, एक डी ऑप्शन में 2-5 है। देख रहे हो, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, ठीक है ओके। अब नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 500 गीगावाट बाई 2035, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दैट इज़ रॉन्ग। तो अगर मैं 1 को हटा दूं, राइट, देखो ये मेरा मेमोरी बोलता है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको होल्ड में रखने बोला था, बट मेरा मेमोरी जितना बोलता है, राइट, सो इट इज़ रॉन्ग। सो ऑफकोर्स ए ऑप्शन गया यहाँ पर, सी ऑप्शन गया, क्या बचेगा बी और डी, राइट। अब हमको देखो 2 और 5 यहाँ पे तो सही, दोनों में कॉमन है, राइट, मतलब 2 और 5 तो ये बिल्कुल ही सही होगा, बट 3 और 4 में ये देखना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन अगर देख लीजिएगा, फिर से पढ़ के देख लीजिएगा आपको कौन याद आता है। अदरवाइज देखो दोनों में कोई ना कोई एक तो लॉजिक लगा के मारिए, ठीक है, जो भी आपका लॉजिक लगे, जैसा भी आपका लॉजिक लगे, ठीक है, बट मेक श्योर कीजिए बी और डी में कुछ ना कुछ एक मार देने, ठीक है। जैसे मैं अगर बी मारता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है दैट यस दिस इज व्हाट आई हैव रेड, राइट। सो ऑप्शन अगर देख ले, चलो बी ही आंसर है। फर्स्ट, India will reach its non-fossil fuel energy capacity of 500 gigawatt by 2030, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 2035, तो ये सब में प्ले कर लेता है यूपीएससी, ठीक है। देखो ये तो ऑप्शन वही था, बाकी आप खुद से मिला के देख सकते हो, ठीक है। एनीवेज, संथली लैंग्वेज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज। रिसेंटली ओल्ड चिकी इनका जो स्क्रिप्ट है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपको तो पता ही है, कोई भी अगर कल्चरल एस्पेक्ट में कुछ न्यूज़ आता है तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो सिविल सर्विस के लिए, राइट। तो पहला है द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, तिब्बतो बर्मीज। ऑफकोर्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। आप इसके बारे में न्यूज़ भी पढ़ सकते हो क्लियरली, बहुत बार हम लोगों ने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 भद्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे शाम को आपको करंट अफेयर्स अपडेशन मिल जाएगी, विच इज़ एक्सक्लूसिवली मेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी सर्विस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब नो डाउट करंट अफेयर्स तो करवाते ही हैं, बट उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमसे पूछा जाता है, उसके रिलेटेड जो है ना एक मेंस का क्वेश्चन भी आपके सामने रखा जाता है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है दैट हाँ करंट अफेयर भी आपका तैयार होता रहा है और साथ ही साथ मेंस का प्रिपरेशन भी आपका धीरे धीरे चलता रहे, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज वी डू प्रोवाइड फ्रॉम आवर फ्री लेक्चर्स एज वेल, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियोडिकली। अच्छा, मतलब ये जो रिपोर्ट निकाला जाता है ना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी हाँ, वर्ल्ड बैंक नो, ठीक है। सो तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है निकाला जाता है, राइट। So just go through this. Next is consider the following statement about संथाल people. संथाल people के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। संथाल people are geographically concentrated in India only। देखो जब भी only आए दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, दैट गलत हो सकता है। एक्चुअली में देखो इट इज़ नॉट ओनली सिचुएटेड इन इंडिया, बट नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी संथाल पीपल्स जो है मिलते हैं, राइट। तो ऑफकोर्स पहला वाला ऑप्शन जो है ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन है संथाल्स आर द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द ओडिशा स्टेट ऑफ इंडिया। नो 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 नो, उड़ीसा में देखो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो है ना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है ये उड़ीसा में ही हमें मिलते हैं, है ना। इनका नंबर है 13, राइट। बट स्टिल अगर संथाल्स के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो उड़ीसा में नहीं मिलता है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना झारखंड में इनका पॉपुलेशन है। तो पहला वाला भी रॉन्ग, दूसरा वाला भी रॉन्ग, बताइए कौन सा सही होगा?
डी, राइट, नीदर वन नॉर टू। संथाल पीपल के बारे में अगर देख लीजिएगा 2011 का सेंसस में बोला गया 70 लाख से भी ज़्यादा संथाली जो है हमारे देश में रहते हैं, और हमारे देश ही नहीं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में भी इनकी पॉपुलेशन होती है। और अगर इंडियन स्टेट में देख लीजिए तो लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ है, झारखंड स्टेट में है, बट दूसरे अदर स्टेट में भी मिलते हैं, जैसे उड़ीसा में भी मिल रहे हैं ये, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, बिहार, सब जगह है, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 बाई रिलीज किया जाता है बाई स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, जो क्या सही है। दूसरा है अच्छा बाकी भी सही है, देख लीजिए आप, अच्छा चलो सही है। ऑफ 15 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, 12 जो है इंडिया से है। जी हाँ, दो भी ये दूसरा भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट अ पर्सन कैन होल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सोचिए, क्या ये एक टर्म के लिए रह सकते हैं, क्या ये दूसरे टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए, क्या ये 3 टर्म के लिए, क्या क्या उनका लिमिट नहीं है, कितना भी टर्म के लिए, 4, 5, 6, 7, जितना भी टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली, इनका कोई भी लिमिट नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने क्लासेस में भी डिस्कस किया था, जब प्रेसिडेंट का री इलेक्शन के बारे में बोल रहे थे, डिस्कस किया था ना, पर्सन इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। री इलेक्शन ही से बोला गया, मतलब अगर अगर प्रेसिडेंट है, अभी अगर रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट है, तो वो फिर से खड़े हो सकते हैं, अगले बार उनको फिर से सेलेक्ट किया जा सकता है, बट अब इनको भी फिर से इलेक्ट किया जा सकता है अगले बार, ठीक है। तो अगेन ही इज एन नंबर, मतलब उनका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है सच, ठीक है। इनको कैसे निकाला जाता है, इम्पीचमेंट के द्वारा। अगर इनको प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देना हो, राइट, रेजिग्नेशन लेटर किनको देंगे बताइए, तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें, अगेन इससे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से, ठीक है, बट स्टिल मैंने जस्ट बोल दिया। एनीवेज, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के रिलेटेड 2 एस्पेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए हैं, दैट नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है ये फुल्ली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट, और दूसरा है इट फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताइए, जी हाँ, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर लाई करता है, एब्सोल्युटली सही। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, क्योंकि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया, अगर इनकरेक्ट पूछा तो डी हो जाता, बट अभी क्योंकि करेक्ट पूछा गया तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। ये क्या करेगी, ये जो सरप्लस लैंड्स या फिर बिल्डिंग्स होगी ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एजेंसीज और या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज के, उनको यह बेसिकली बेचेगी नहीं, है ना, बल्कि भाड़े में दे देगी, जिससे वो पैसे कमाएगी। काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, काइंड ऑफ, ठीक है, जिससे ओवरऑल लेकिन फुल्ली ओन, मतलब, और इस कॉर्पोरेशन का फुल्ली ओन जो है वो फुल्ली ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दोस्तों, मैच ऑफ द फॉलोइंग बोला गया, मिसाइल्स टाइप्स दे दिया गया और स्पीड दे दिया गया। बताइए, पहला है सबसोनिक मिसाइल्स, 8.8 मैक से कम का स्पीड है इसका, ओके। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल, जैसे हमारा ब्रह्मोस, जिसको जो मिसफायर कर दिया गया था और पाकिस्तान के लैंड में गिर गया था, तो उसका जो स्पीड रेंज है वो 1.2 से 4 मैच है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और हमने जो मिसफायर हुआ था ना, वो 3.8 मैक का स्पीड था उसका, ठीक है, जो 3 मिनट तक अराउंड 3 मिनट से भी ज़्यादा जो है पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा था, राइट, विच इज़ ह्यूज। मतलब सोचो, पाकिस्तान के डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कितनी कमज़ोर है, दैट उसको रोक भी नहीं सकी, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट इज हाइपरसोनिक मिसाइल, है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की अगर बात करें तो इसकी जो स्पीड रेंज है वो 10 मैक से ज़्यादा है। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये 5 से 10 मैक होगा, ठीक है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों ज़्यादा न्यूज़ में था पता है, अभी जो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है ना, रशिया ने दुनिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से किसी को वॉरफेयर में इस्तेमाल किया गया है रशिया के द्वारा ओवर द यूक्रेन, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और वही चीज़ करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। बताइए, तीसरा वाला तो गलत हुआ, पहला वाला दूसरा वाला सही है, तो कहाँ पहला दूसरा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप क्लियरली रेंज भी दे सकते हैं। हम हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक के बारे में पूछे थे, यहाँ पे 5 to 10 है, बट मैंने आपको गलती से ग्रेटर देन 10 मैक का स्पीड दे दिया था, विच वाज रॉन्ग। ग्रेटर देन 10 मैक की अगर बोली जाए तो वो हाई हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट इज मालेगांव कमिटी समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट, डिजिटल लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी या फिर फिजिकल डेफिसिट। ऑफ कोर्स माइक्रो फाइनेंस, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया था सब कमेटी, जिसके वो स्टडी कर सके हमारे देश के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, राइट, और उसको कैसे प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालेगांव कमेटी, याद रखिएगा दिमाग से। नेक्स्ट इज मैच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन डैम्स और रीजन, ओके। पहला है मुल्ला पेरियार डैम, और इसको कनेक्ट किया गया कर्नाटक के साथ। दूसरा है मेकेदातु वाटर प्रोजेक्ट, उसको कनेक्ट किया गया
केरला के साथ। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ नन। तो देखिए यार, ये बेसिकली मुल्ला पेरियार जो है ना ये केरला में है, राइट, एंड मेकादातु जो है ये है आपका कर्नाटक में। सो बोथ द ऑप्शंस आर इंटरचेंज बेसिकली, राइट। सो नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट, ठीक है। सो आशा करता हूँ दैट ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अच्छा, 4 एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन्स। अच्छा चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला देख लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट, ओके। दूसरा है कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, ओके। तीसरा है ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, ऑल राइट। और टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बैलून्स। देखो, एक तो आपको समझना पड़ेगा दैट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। एक तो अलाउ की जाती है एक्टिविटीज़, दूसरा होती है रेगुलेटेड एक्टिविटीज़, और एक होती है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, राइट। नाउ अगर मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया था और वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था दैट ये ऐसे चीज़ है ना, रेगुलेटेड मेनली है ना, क्योंकि रेगुलेटेड वाला एस्पेक्ट ऐसा आपको अगर ऑप्शंस में दिया जाए आपको सारा ही लगेगा प्रोहिबिटेड। और वही मैंने भी उसी टाइप से आपके साथ गेम खेला है, मैंने भी वैसे ही क्वेश्चंस आपको सेट किया है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट, चलो ये तो आप बोलोगे चलो भाई हाँ बहुत जगह अलाउ किया जाता है, चलो इसको मैं आप अलाउ कर देंगे, चलो ओके ठीक है। बट प्रोहिबिटेड पूछा जा रहा है, राइट। तो मतलब ये तो वन तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है ये खटा गया। दूसरा है कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर। अब देखो जहां पर कमर्शियल यूज आएगा ना तब वहां पे आपको दिमाग ठटकेगा, अरे यार ये तो कमर्शियल यूज है, शायद प्रोहिबिटेड होगा, बट नो, दिस इज रेगुलेटेड, राइट। समझ रहे हो। नेक्स्ट इज ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड। टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बैलून, आपको लगेगा यार ये तो हवाई से जाता होगा, ये तो खैर अलाउ किया होगा, राइट, बट दिस इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। क्योंकि बाई चांस सोचो आप ऊपर से बैलून से जा रहे हो, बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हो गया और आपके बैलून वहाँ पे नीचे में गिर गई, राइट, और नीचे में शेर बैठा हुआ है तो क्या करोगे, है ना। सो ये चीज़ है, इसीलिए बेसिकली इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया कर दिया जाता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है यह 4 ओनली, डी 4 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। देखे, और देखो फिर से मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लगा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से पढ़ भी सकते हो दैट हाँ कौन कौन से प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है, और कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे वो परमिट किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस जो कि नॉर्मल चल रहा है उसको चलने दिया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसी को। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जनरेशन, इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का एडॉप्शन के लिए, तो इसमें भी इस सब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बिल्कुल परमिटेड है, ठीक है। रेगुलेटेड को अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रोहिबिटेड को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एनीवेज तीनों को अच्छे से पढ़िए, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ गई आपको, आशा करता हूँ दैट प्रॉपरली समझ में आया होगा। और इसी टाइप से दोस्तों ये तो कुछ नहीं है ना, क्लासेस आप हमारा अगर ज्वाइन कीजिएगा तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉपर एकदम रेगुलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। और देखिए ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे टॉपर्स ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं चाहता हूँ दैट आपका भी फोटो कल को हमारे इंस्टीट्यूट के बैनर में लगे, राइट। And I will be really very much happy for that. Anyways, this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं next class में. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.